हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर नॉलेज हब। तो आज बहुत सिंपल सी चीज़ समझेंगे हम लोग। देखिए, हम लोग अभी तक समझ चुके हैं कि सेंट्रल रजिस्ट्री क्या होती है, ठीक है। सिक्योर्ड इंटरेस्ट क्या होता है, राइट। एनफोर्समेंट क्या होता है। ऑल दीज थिंग्स वी हैव अंडरस्टूड ऑन द सरफेसी एक्ट, राइट। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे, हम लोग ये समझेंगे। और मेरा आपसे एक सवाल भी है। देखिए, अगर बैंक ने सिक्योरिटी रजिस्टर नहीं करी है, रजिस्टर मतलब सेंट्रल रजिस्ट्री पे, तो क्या सरफेसी के अंडर वो पोजीशन ले सकता है? आई होप एवरीबडी हैज़ अंडरस्टूड द क्वेश्चन। अगर बैंक ने अपनी सिक्योरिटी, लेट से जो बैंक था, लेट से जो घर था जो उसको गिरवी पे मिला था, उसने उसको सेंट्रल रजिस्ट्री पे रजिस्टर नहीं किया जाके, इन्फॉर्मेशन नहीं दी जाके, तो क्या पोजीशन के टाइम उसको वो पोजीशन दिया जाएगा? दिस इज़ माई फर्स्ट क्वेश्चन। माई सेकेंड क्वेश्चन इज़, फर्स्ट क्वेश्चन आप समझ गए। माई सेकेंड क्वेश्चन इज़, और अगर बैंक और गवर्नमेंट दोनों एक ही प्रॉपर्टी पर क्लेम करें, बैंक और गवर्नमेंट, अब ये ना कहना कि भाई एसबीआई बैंक भी तो गवर्नमेंट ही है, सही है, लेकिन मान लो एचडीएफसी बैंक है, ये तो प्राइवेट बैंक है ना। एचडीएफसी बैंक और गवर्नमेंट, ये दोनों एक ही प्रॉपर्टी पे क्लेम करे जाके। गवर्नमेंट से मेरा मतलब है, मान लो कि इनकम टैक्स अथॉरिटी भी उस प्रॉपर्टी को अटैच करने जा रही है, तो क्या करेंगे आप? तो इसका आंसर क्या है? आज हम लोग वही चीज़ें समझेंगे। सेक्शन 26B से लेकर सेक्शन 26E सरफेसी एक्ट के काफ़ी चीज़ों को क्लियर करती है, राइट। उसके पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप किसी भी ऐसे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे बैंक एग्ज़ाम्स हुए, एसबीआई एसओ हुआ, आईबीपीएस एसओ हुआ, रेगुलेटरी या फाइनेंस एग्ज़ाम हुआ, यूपीएससी में GS3 में इकोनॉमिक्स आती है, उसमें बैंकिंग लॉस पूछे जाते हैं थोड़े बहुत, JAIIB CAIIB एग्ज़ाम्स होते हैं, और बैंक के जो इंटरनल एग्ज़ाम्स होते हैं, अगर आप उसकी तैयारी कर रहे हैं तो मात्र 4,000 रुपये में आप सरफेसी एक्ट की पूरी निटिग्रिटी समझ सकते हैं। आपको और डिटेल के लिए यू कैन कॉन्टैक्ट मी एट दिस गिवन ईमेल एड्रेस। चलिए आगे बढ़ते हैं और कुछ चीज़ें आसानी से समझते हैं। सेक्शन 26B से शुरू करते हैं। पहले जब हम लोग सेक्शन 26B से शुरू करेंगे तो सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफिकेशन के थ्रू ये डिसाइड कर सकती है कि सिर्फ सिक्योर्ड क्रेडिटर भी नहीं बल्कि दूसरे क्रेडिटर भी जो हैं, दूसरे क्रेडिटर्स जो हैं, वो भी अपना सिक्योरिटी इंटरेस्ट को सेंट्रल रजिस्ट्री में रजिस्टर करा सकते हैं, राइट। अब सिक्योर्ड क्रेडिटर कौन हुआ है? सिक्योर्ड क्रेडिटर कौन है? जिसके पास अपना लोन रिकवर करने के लिए कोई प्रॉपर्टी है, जैसे घर, ठीक है, वो सिक्योर्ड है। क्रेडिटर मतलब बैंक या जो भी आपको पैसा दे रहा है, क्रेडिट पे पैसा दे रहा है, और सिक्योर्ड मतलब उसका पैसा रिकवर करने की दिस इज़ द मीन्स। तो सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो ये नोटिफिकेशन निकाल सकता है कि सिक्योर्ड क्रेडिटर के अलावा नॉर्मल क्रेडिटर्स जो हैं वो सेंट्रल रजिस्ट्री में जाके अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं। कहने का मतलब है कि ये पूरे रजिस्ट्रेशन सिस्टम को एक्सपैंड किया जा सकता है, करेक्ट। आगे बढ़ते हैं। अब क्या रजिस्टर करना होगा? इसके लिए हम लोग को समझना है कि जो क्रेडिटर है, सिक्योर्ड क्रेडिटर नहीं, क्रेडिटर, सेंट्रल रजिस्ट्री में क्रिएशन ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट, ठीक है, मॉडिफिकेशन, जो भी उसके अंदर इंटरनल चेंजेस हुए हैं, उस इंटरनल चेंजेस में अगर आपने लोन पूरा दे दिया है तो सेटिस्फैक्शन आप फाइल कर सकते हैं। जो चीज़ें एक सिक्योर्ड क्रेडिटर कर सकता है वो क्रेडिटर भी कर सकता है। आगे बढ़ते हैं। एक इम्पॉर्टेंट रिस्ट्रिक्शन आई है, आप सरफेसी एक्ट पढ़ेंगे तो उसमें एक इम्पॉर्टेंट रिस्ट्रिक्शन आई है। अगर कोई क्रेडिटर सिक्योर्ड क्रेडिटर नहीं है तो रजिस्ट्रेशन करने के बाद भी सरफेसी के में जो इन्फोर्समेंट की पावर है वो यूज़ नहीं कर सकता है। कहने का मतलब है, देखो बहुत कॉमन सेंस वाली बात है, अगर आप सिक्योर्ड क्रेडिटर नहीं हैं, इफ़ यू आर नॉट अ सिक्योर्ड क्रेडिटर, आपने
सेंट्रल रजिस्ट्री में सिरसई में सब कुछ रजिस्टर कर रखा है, ठीक है। आपके खिलाफ़ लोन जो हुआ वो डिफ़ॉल्ट हो गया। अब आप जो इन्फोर्समेंट होता है, जो मैनेजमेंट में चेंजेस, सेल, जो तरीके हैं उस प्रॉपर्टी से पैसा रिकवर करने के, अब वो सब चीज़ें नहीं कर पाओगे इवन आफ्टर यू हैव रजिस्टर्ड योर सेल्फ इन सेंट्रल रजिस्ट्री, राइट। तो सरफेसी सिंपल से यही बात कहता है, सेक्शन 26 भी यही बात कह रहा है आपसे। लेकिन बहुत ही कॉमन सेंस की बात है, अगर आपके पास अपनी लोन रिकवर करने के लिए कोई सिक्योर्ड एसेट है नहीं, तो आप इसको इन्फोर्स कैसे करोगे जाके, राइट। तो ये सरफेसी ने बस एक सिंपल सा एक ओवर एक्सप्लेनेशन दे दिया है। अगली इंपॉर्टेंट चीज़ पे समझते हैं। अब इसमें गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ का ड्यूटी समझते हैं क्या है। अब देखिए, अगर गवर्नमेंट टैक्स या ड्यूज़ के लिए प्रॉपर्टी अटैच कर रही है आपकी, लेट से आपका 10,000 रुपये सरकार को बकाया था, टैक्स वैक्स 16,000 रुपये टैक्स है, कुछ है वो बकाया था, आपने टैक्स वैक्स नहीं दिया, पूरी डिमांड इनकम टैक्स अथॉरिटी की तरफ से 1,00,000 रुपये की बन गई। 1,00,000 रुपये की कैसे बन गई, 1,00,000 रुपये की बन गई, राइट। 1,00,000 रुपये की डिमांड खड़ी हो गई आपकी, और उन्होंने आपकी किसी प्रॉपर्टी को अटैच कर दिया। अभी हम लोग मान के चले कि कोई ये दूसरी प्रॉपर्टी है। अभी हम लोग आगे जाके एक्सप्लेन देखेंगे कि अगर दोनों सेम ही प्रॉपर्टी है तब क्या होगा। मान के चलिए उन्होंने एक प्रॉपर्टी जो कि फ्री है अभी, उसको अटैच कर दिया, तो इस अटैचमेंट को भी इनकम टैक्स को अपनी जो रजिस्ट्री है सिरसई, जो हम लोग ने समझी ना सेंट्रल रजिस्ट्री, उसमें जाके ये चीज़ अपडेट करनी पड़ेगी। ये इनकम टैक्स ही नहीं, सारे ही जीएसटी डिपार्टमेंट, इनकम टैक्स, ईडी, जो भी लॉ इन्फोर्समेंट अथॉरिटीज़ हैं, उनको सेंट्रल रजिस्ट्री में ये चीज़ अपडेट करनी पड़ेगी कि भाई हम ये प्रॉपर्टी अटैच कर रहे हैं, तो नाउ वी आर टेलिंग यू दिस इज वी आर अपडेटिंग दिस इंफॉर्मेशन ऑन सेंट्रल रजिस्ट्री। अब देखिए, एक प्राइवेट पर्सन भी होता है, वो कोर्ट में केस जीत गया, कोर्ट में केस ये जीता कि भाई ये फलाना प्रॉपर्टी आपकी हो गई, या आप इस प्रॉपर्टी को बेच सकते हो, ऐसा कर सकते हो। तो इस चीज़ को भी वो सेंट्रल रजिस्ट्री में अपडेट कर सकता है। कहने का मतलब है कि सिर्फ बैंक ही नहीं, बैंक के अलावा एआरसी, गवर्नमेंट अथॉरिटीज़, ठीक है, प्राइवेट पर्सन, सभी लोग उसमें जाके अपना रजिस्टर कर सकते हैं। अब देखिए, सबसे प्रैक्टिकल पार्ट आ गया, सेक्शन 26C आ गया। ये क्या बताता है, जिस डेट और टाइम फाइलिंग हुई, फाइलिंग का मतलब सेंट्रल रजिस्ट्री में डॉक्यूमेंट्स फाइल हुए, जिस डेट और जिस टाइम से फाइलिंग हुई, उस मोमेंट से पब्लिक नोटिस मान लिया जाएगा। कहने का मतलब है कि आपने सेंट्रल रजिस्ट्री में गए, आपने बताया दिया ये प्रॉपर्टी है, हम बैंक हैं, हमने ये करा, ये इतने रुपए का, ये सब सारी चीज़ें आपने अपडेट कर दी जाके, तो उस डेट एंड टाइम से वो एक पब्लिक नोटिस मान लिया जाएगा। अब इसका सिग्निफिकेंस क्या है इस पब्लिक नोटिस का, सिर्फ वर्ड्स के लिए नहीं है। पब्लिक नोटिस का मतलब ये हो गया कि नाउ द वर्ल्ड नोज, नाउ एटलीस्ट इंडिया नोज कि वो जो प्रॉपर्टी है उसके ऊपर कोई चार्ज है कि नहीं है, ये पब्लिक को पता है। तो बाद में आप ये इग्नोरेंस कोर्ट में क्लेम नहीं करोगे, ये इग्नोरेंस ऑफ फैक्ट आप कोर्ट में क्लेम नहीं करोगे कि हमको तो पता ही नहीं था, मेरे साथ फ्रॉड हो गया, ये प्रॉपर्टी लोन वाली थी, लोन वाली प्रॉपर्टी आपने किसी और को दे दी। एटलीस्ट ये डिफेंस काम नहीं करेगा। आप कुछ और डिफेंसेस क्लेम कर सकते हो, लेकिन ये डिफेंस काम नहीं करेगा कि आपको पता नहीं था कि इस प्रॉपर्टी के ऊपर लोन था और कोई और आपको बेच के चला गया। अरे आपको पता होना था, क्योंकि सेंट्रल रजिस्ट्री में ये चीज़ सबको दिख रही है, दैट इज़ अ पब्लिक प्लेटफॉर्म, यू मस्ट बी वेरी अवेयर ऑफ दैट। ठीक, सेक्शन 26 यही बताता है। अब देखिए, अब इसके बाद एक प्रायोरिटी का कॉन्सेप्ट आता है। प्रायोरिटी का सिंपल मतलब ये समझिए कि अगर प्रॉपर्टी सेल हो गई है, प्रॉपर्टी है ये सेल हो गई है, और इस प्रॉपर्टी के ऊपर बैंक भी क्लेम कर रहा है, इनकम टैक्स वाले भी क्लेम कर रहे हैं, जीएसटी वाले भी क्लेम कर रहे हैं, हर लोग क्लेम कर रहा है, तो किसको पहले पैसा मिलेगा? हु विल बी फर्स्ट
किसको पहले पैसा दिया जाएगा। तो आप ये समझो, इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। बैंक वर्सेस बैंक, दो बैंकों का एक ही प्रॉपर्टी पे क्लेम हो गया है, दो ही बैंकों का एक ही प्रॉपर्टी पे क्लेम हो गया है। तब क्या होगा, उस केस में क्या होगा, बैंक ने, लेट से ए बैंक है, ये ए बैंक है, और दूसरे कलर से बता देता हूँ बी बैंक, ठीक है, इसको हटा देता हूँ ताकि अब कन्फ्यूजन ना हो। ए बैंक ने 1 जनवरी को, लेट से ए बैंक ने 1 जनवरी को, ए बैंक ने 1 जनवरी को जो उनका मॉर्गेज क्रिएट हुआ वो सेंट्रल रजिस्ट्री में अपडेट कर दिया, ठीक है। बी बैंक ने क्या किया है, बी बैंक ने 1 मार्च को अपडेट किया है। प्रॉपर्टी वही, अंडरस्टैंड, प्रॉपर्टी वही है हमारी, ये द गॉड फादर, प्रॉपर्टी यही है, ठीक है। अब ये प्रॉपर्टी बेची जाती है क्योंकि भाई पैसा निकलना है, ये प्रॉपर्टी बेची जाएगी। तो सेक्शन 26C आपको प्रायोरिटी बताता है, और ये बताता है कि सिंस बैंक ए ने पहले अपडेट किया, इसीलिए इसके ड्यूज़ को सेटिस्फाई पहले किया जाएगा, और इसके ड्यूज़ को सेटिस्फाई, और इसके ड्यूज़ को सेटिस्फाई बाद को किया जाएगा। जिसने पहले रजिस्टर किया ही विल बी गिवन द फर्स्ट प्रायोरिटी, क्योंकि बैंक ए ने पहले रजिस्टर किया था। तो सेक्शन 26 क्लॉज सी सब क्लॉज 2 के अंदर बैंक ए को पहले प्रायोरिटी दी जाएगी। इसका एक एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन समझ लेते हैं। अगर बोरोवर जो है उसने ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में ट्रांजैक्शन करे हैं तो ये रूल अप्लाई नहीं होगा। बहुत सिंपल सी बात है, अगर उसका काम ही यही है कि भाई प्रॉपर्टी खरीदना बेचना, तो उसमें प्रायोरिटी का कोई एंगल नहीं होगा। लेकिन अगर लोन पर्पस से खरीदा है, फिर उसको बेचा है, ये सब करा है, तो ये रूल अप्लाई होगा। अब देखिए सेक्शन 26D पे आ जाते हैं। वो क्या कहता है, वो कह रहा है कि रजिस्ट्रेशन के बिना आप एनफोर्स नहीं कर सकते हो, ठीक है। ये बहुत स्ट्रिक्ट प्रोविजन है, इसको समझते क्या है। अगर सिक्योरिटी इंटरेस्ट आपका रजिस्टर नहीं है, ये प्रॉपर्टी है, बैंक HDFC बैंक, HDFC बैंक ने इस प्रॉपर्टी को सेंट्रल रजिस्ट्री पे अपलोड नहीं किया जाके, सेंट्रल रजिस्ट्री पे अपलोड नहीं किया जाके, तो फिर प्रॉब्लम क्या आएगी। प्रॉब्लम ये है कि HDFC बैंक इसको सेल ही नहीं कर पाएगा, पैसा ही नहीं रिकवर कर पाएगा, ठीक है। ये है सेक्शन 26D। अगर आपको अपने राइट्स को इन्फोर्स करना है, अपने राइट्स को इन्फोर्समेंट करना है अपने राइट्स का, तो आप इसमें रजिस्टर करें जाके, राइट। फटाफट सेक्शन 26E पे आ जाते हैं। सेक्शन 26E पे आ जाते हैं। थोड़ा सा इसमें इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड का एंगल है, उसको समझेंगे हम लोग, ठीक है। ये बहुत पावरफुल प्रोविजन है सेक्शन 26E, इसको समझते हैं। अगर सिक्योरिटी इंटरेस्ट प्रॉपरली रजिस्टर हो चुका है, ठीक है, प्रॉपरली मतलब इन प्रिस्क्राइब्ड मैनर, प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म, सब कुछ रजिस्टर हो गया जाके, तो सिक्योर्ड क्रेडिटर का जो पैसा है, मतलब ये है कि ये प्रॉपर्टी है, इसमें सब जो प्रॉपर्टी लेट से कि बैंक को मिलने होंगे 1 करोड़ रुपए, प्रॉपर्टी से पैसा निकला बेच के 2 करोड़ रुपए। इस प्रॉपर्टी पे कई सारे क्लेमेंट हैं, GST अथॉरिटी भी क्लेमेंट है, इनकम टैक्स अथॉरिटी भी क्लेमेंट है, इससे कई टैक्सेस भी बकाया है, हाउस टैक्स, वाटर टैक्स, दुनिया भर का टैक्स, ठीक है। इस पे कई सारे सेस भी बकाया हैं, ठीक है, और भी लोकल अथॉरिटीज़ इस पर कई सारा चीज़ें बकाया है। तो भाई सबसे पहले पैसा किसको दिया जाएगा, सबसे पहले पैसा बैंक को दिया जाएगा, ठीक है। सिक्योर्ड क्रेडिटर को पैसा सबसे पहले दिया जाएगा। अब देखिए दूसरी चीज़, दूसरा एग्जाम्पल लेके चलते हैं। दूसरा एग्जाम्पल बैंक वर्सेस गवर्नमेंट का लेके चलते हैं हम लोग। इसमें क्या होगा, मान लीजिए बैंक ने प्रॉपर्टी पर मॉर्गेज क्रिएट किया और सेंट्रल रजिस्ट्री में रजिस्टर भी कर दिया। बाद में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने टैक्स ड्यूज़ के लिए प्रॉपर्टी अटैच कर दी, समझ रहे हैं। इस पे लोन भी है और लोन सबको सेंट्रल रजिस्ट्री पे अपडेटेड है,
और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कहा कि भैया हमको टैक्स बकाया करना है, यही इसके पास एकमात्र चीज़ है, तो इसी से हमको टैक्स भी रिकवर करना है। अब मुकदमा चलता है, सरफेसी अरफेसी सब कुछ होता है, ये प्रॉपर्टी सेल करी जाती है। तो पहले पेमेंट इसमें बैंक को मिलेगी, क्योंकि फंडा यही है, सिक्योर्ड क्रेडिटर। फंडा क्या है? सिक्योर्ड क्रेडिटर। सरकार के पहले सिक्योर्ड क्रेडिटर। बैंक, सरकार कह रही है, लॉज बनाने वाले कह रहे हैं कि हमारी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस नहीं मरने चाहिए। अब देखिए, इसमें एक मैंने आपको कहा था कि ना इंसॉल्वेंसी का एंगल है, इंसॉल्वेंसी का एंगल है, मैंने कहा था इसमें इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड एक अपने आप में लॉ है। बैंक्रप्सी कोड 2016 में आया है, और जब कंपनी का डिसोल्यूशन होता है तो किस तरीके से पैसा निकलता बढ़ता है, ये मोटा मोटी उसकी बात करता है। अब आप समझिए, लेकिन जो बोरोअर है, बोरोअर मतलब द पर्सन हु हैज टेकन द लोन, इसके अगेंस्ट इंसॉल्वेंसी की प्रोसीडिंग्स चल रही हैं, मतलब इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड के तहत मुकदमा चल रहा है। तो जो प्रायोरिटी डिसाइड होगी वो इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड डिसाइड करेगा। तो इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड वहाँ पे डिसाइड करेगा, वहाँ पे सरफेसी एक्ट एप्लीकेबल नहीं होगा। कहने का मतलब है, अगर बंदे के ऊपर आईबीसी चल रहा है तो आईबीसी विल ओवरराइड सरफेसी। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो ये हम लोग ने चीज़ें समझी। अगर समराइज़ करना होगा तो आप ये बात समझिए कि अगर आप रजिस्टर करेंगे, रजिस्टर करो तो आपको इन्फोर्समेंट करने को मिलेगा। अगर आप रजिस्टर करोगे तो आपको प्रायोरिटी मिलेगी सेल एल में। अगर आप रजिस्टर नहीं करोगे तो आपको अंडर सरफेसी के कोई जो बेनिफिट्स हैं वो नहीं मिलेंगे। तो ये था हमारा सेक्शन 26 BCDE। अगर आपको कुछ एक्सप्लेनेशन ठीक लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव अ ग्रेट डे।